नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका यूके ट्रिपल एस सी का जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपकी साइंस पूछी जाएगी 100 नंबर की। तो वो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। तो ये मॉडल पेपर फर्स्ट रहेगा। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि आपका जो पेपर है ये ऑर्गेनाइजेशन कौन है जो ये करवाएगी। तो आयोग है आपका उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यूके ट्रिपल एस सी जिसे बोला जाता है। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है। 316 भर्तियाँ आ रखी हैं, आप जानते हैं, जैसे आपने भरा होगा। और लोकेशन उत्तराखंड की है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब है आपका। और जो लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म था ये पिछले साल आ गया था 3 फरवरी 2020 को, कोरोना से पहले, पर अब तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। टेंटेटिव डेट जो दे रखी थी जून 2021 की दे रखी थी, पर आप जानते हैं कि दूसरी लहर आ चुकी है कोरोना की। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये जून 2021 में तो नहीं होगा, ठीक है ना। फिर भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितना ज़्यादा हम साइंस के क्वेश्चन कर सकें उतना कर सकें, और करा पाने की कोशिश मैं करूँगा, ठीक है ना। तो जून तो मुश्किल लग रहा है, पर हो सकता है कि ये सितंबर अक्टूबर तक जाए अगर सिचुएशन कुछ सुधरती है तो पूरी तैयारी कीजिए और इस टेस्ट सीरीज को आप फॉलो करते रहिए। मैं इसे लाता रहूँगा। तो क्या क्या आता है तो मैं बताया, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से यूके जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर एग्जाम है। तो पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद आपका पीटी टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और फिर होता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। रिटन एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है ना। आपका बहुविकल्पीय होगा। 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्ट साइंस, यहाँ पे एग्रीकल्चर लिखा, पर अब एग्रीकल्चर उन्होंने बाद में हटा दिया था, तो केवल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/4, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। और एग्जाम ड्यूरेशन होगी 2 घंटे की, 120 मिनट की। तो टाइम काफ़ी सारा है। तो वहाँ पे आप आराम से क्या कर सकते हैं, 100 क्वेश्चन कर सकते हैं अच्छे से। बात करें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की, तो मेल की जो हाइट मांगी 163 मांगी है, फीमेल की 150 मांगी हुई है। एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट पूछा जाएगा, तो वहाँ पे एक्सपेंशन कितना आपका 5 सेंटीमीटर का है। मतलब छाती का जो फुलाव होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर के आसपास आपका होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, उससे ऊपर होगा तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है ना। 5 से अगर नीचे हुआ तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, अगर पूछी जाएगी जो आपका नॉर्थ ईस्ट या हिली स्टेट्स होते हैं, वहाँ के लिए आपको क्या दे दी जाती है, छूट दे दी जाती है। जैसे हाइट फॉर द एसटी हो गया आपके शेड्यूल ट्राइब, गोरखा, नेपाली, आसमीज, लद्दाखी हो गए, सिक्किमी हो गए, भूटानी हो गए, गढ़वाली हो गए, कुमाऊनी हो गए, नागाज हो गए, अरुणाचल प्रदेश के लोग हो गए, लाहौल हो गए, स्पीति रीजन हो गया, मेघालय का रीजन हो गया। तो यहाँ पे फिर मेल की हाइट 152 हो जाती है और फीमेल की हाइट कितनी हो जाती है, 145 हो जाती है। ये थोड़ा आप दिमाग में रखना। अच्छा, बाद में जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा इसके बाद, वो होगा आपकी रेस होगी। और जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उन्हें 25 किलोमीटर भागना पड़ेगा 4 घंटे में। मतलब 1 घंटे में लगभग उन्हें 6.25 किलोमीटर भागना है 1 घंटे में। और इस हिसाब से देखूँ तो 15 मिनट में हिसाब बन जाएगा आपका, लगभग मान के चलिए। तो 4 से अगर भाग दें तो 1.25 या लगभग 4 के आसपास मान लीजिए कि 1.4 किलोमीटर आपने 15 मिनट में भागना है। तो हो सकती है रेस, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो और अच्छा है, उन्हें 14 किलोमीटर भागना पड़ेगा 4 घंटे में। तब जाके आपका क्या होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगी। और अगर आप सारे क्लियर कर लेते हैं तो आपकी जॉब लग जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक मैंने जो लिया है वो बायोलॉजी लिया है, हम सेक्शनली लेंगे, ठीक है ना। और फिर लास्ट में जैसे टाइम आ जाएगा एग्जाम का, तो उस समय एक 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करेंगे बहुत तेज़ी से, ठीक है ना। ज़्यादा उसमें समझाने की कोशिश नहीं करूँगा मैं, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगा नहीं। ये जो वीडियोस बनेंगे उसमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो हो सकता है कि जो आपके, अरे ये मैं पहले बता दूँ, ये 15-15 क्वेश्चन में लेके आऊँगा और 15 क्वेश्चन पूरे डिटेल एनालिसिस में होंगे आपके, पूरा हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, पर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहला जो पेपर है जो मैं लेके आया हूँ 15 क्वेश्चन, वो बायोलॉजी के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो लिखा, प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर्स मदर सेल इज टर्म्ड एज। और मैं इंग्लिश में लेके आऊँगा और समझाने की कोशिश करूँगा, किसमें, हिंदी में, क्योंकि ज़्यादातर जो टर्म्स होते हैं आपके वो इंग्लिश में बेहतरी से समझाए जा सकते हैं बजाय कि इसके हिंदी के। तो लिखा हुआ, प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। अच्छा, 2 सेल्स होती है, एक होती है मदर सेल्स किसी भी प्लांट्स में या किसी भी, मैं बोलता हूँ एनिमल में, एक मदर सेल्स होती है, एक होती है आपकी क्या बोल सकते हैं डॉटर सेल्स होती हैं आपकी। तो मदर सेल से आपका क्या होता है, डॉटर सेल्स फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कौन सा होता है, तो ये स्पोरुलेशन होता है या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होती है या मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होती है या एपोमिक्सिस होता है। तो ये होती है आपकी मेगा स्पोरोजेनेसिस। जब ये किसकी बात कर रहा है, मेगास्पोर्स की बात कर रहा है, ठीक है ना, मदर सेल से। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड द मेगास्पोरोजेनेसिस। इन फ्लावरिंग प्लांट द मेगास्पोर इज प्रोड्यूस इनसाइड द न्यूक्लियस। किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस। किस न्यूक्लियस के, तो ऑफ द ओव्यूल्स।
ठीक है ना। ड्यूरिंग द मेगास्पोरोजेनेसिस द मेगास्पोरोसाइट्स और द मेगास्पोर्स मदर सेल अंडरगोज मियोसिस प्रोसेस। मियोसिस अभी समझा दूंगा कि मियोसिस प्रोसेस कौन सी होती है और माइटोसिस प्रोसेस कौन सी होती है। टू प्रोड्यूस द इनिशियली 4 हैप्लॉइड, ये 4 हैप्लॉइड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेल्ड होती है। द मेगास्पोर्स आफ्टर मेगास्पोरोजेनेसिस द मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट्स। ये किस में चेंज कर जाता है आपका, फीमेल गैमेटोफाइट्स में चेंज होता है। गैमेट्स मतलब होता है जब आपका प्रोसेस आ जाती है एग बनने की तो उसे बोला जाता है एंड द एम्ब्रियो सैक इन द प्रोसेस टर्म्स मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे देखना कि मेगा गैमेटोजेनेसिस इसने बोला है, किस चीज़ को बोला है कि जब क्या होता है एम्ब्रियो सैक आपका प्रोसेस में आ जाता है बनने में तो उसे मेगा गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। चलो इसे समझते हैं अच्छे से। आपने कोई प्लांट लिया, उसका जो फ्लावर होता है तो अगर वो बाइसेक्सुअल है मतलब उसमें आपका कौन सा है, उसमें आपका मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो मेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है स्टेमन। उसमें 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एक फिलामेंट होता है और एक होता है आपका एंथर। फिलामेंट ये नीचे वाला जो आपका सपोर्ट करता है किसको, एंथर को। और दूसरा होता है आपका कार्पेल जो होता है आपका फीमेल सेक्स हार्मोन में। इसमें होता है कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी अंदर की तरफ होती है आपकी ओव्यूल्स में, ये ओव्यूल है आपका, इसके अंदर ओवरीज होती है। उसके बाद ये बीच वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है वो कौन सा, स्टाइल फॉर्म है। और सबसे ऊपर जो लगा हुआ है स्टिग्मा है। इसको मैं समझा देता हूँ कि ये तीनों पार्ट जो बोले जाते हैं तो आप कार्पेल बोल सकते हैं, इसे पिस्टल भी बोल सकते हैं। तो स्टिग्मा जो होता है वो टॉप ऑफ द पिस्टल होता है, याद रखना ये वाला पार्ट। और ये क्या होता है, स्टिकी होता है काफ़ी ज़्यादा, सरफेस फॉर द पॉलन टू स्टिक टू। अब एक चीज़ याद रखिए, कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें आपका क्या होता है, वो आपके कैसे होते हैं, मोनोसेक्सुअल होते हैं। मतलब उनमें जो होता है आपका जो पिस्टल होता है वो अलग होता है, स्टेमन अलग होता है। मतलब मेल सेक्स जो आपका ऑर्गन होता है वो अलग और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग होता है। तो वहाँ पे जो होता है वहाँ पे होता है क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस होती है। क्रॉस पॉलिनेशन में फिर आपके अलग अलग कौन आ जाते हैं, वेक्टर्स आ जाते हैं। जैसे आपका क्या होता है, विंड पॉलिनेशन होता है कि विंड के थ्रू क्या होता है कि ये जो आपका पॉलन होता है इसके ऊपर स्टिग्मा में लगा होता है जो आपका पॉलन होता है ये उड़ के जाता है किसमें, मेल में, या बोल सकते हैं कि मेल का फीमेल में चला जाता है। इसी तरीके से आपकी बीज होती हैं जो क्या करती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में मदद करती हैं। बैट्स होते हैं जो चमगादड़ होते हैं वो भी मदद करते हैं। पर अगर कोई बाइसेक्सुअल है जिसमें दोनों है तो उसको कोई यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। वो सेल्फ पॉलिनेशन से आपका क्या हो जाता है, एग प्रोड्यूस कर लेता है। ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो स्टाइल, अब देखो ये तो स्टिग्मा मैंने बता दिया, टॉप ऑफ द पिस्टल होता है, स्टिकी सरफेस ऑफ फॉर द पॉलन टू स्टिक टू। अब ये याद रखना। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टाइल, तो ये कनेक्ट करता है स्टिग्मा को किससे, ओवरी से। स्टिग्मा को किससे, ओवरी से। और ओवरी होती है जहाँ पे क्या होता है आपका कंटेन ओव्यूल्स। ओव्यूल्स मतलब होता है कि आपके जहाँ पे अंडकोश होते हैं, ठीक है ना। अच्छा स्टेमन की बात करें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है यहाँ पर, तो एक आता है एंथस होते हैं। ये एंथस ही क्या करते हैं आपका, ये क्या करते हैं, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं और बाय स्पर्म न्यूक्ली को प्रोड्यूस करते हैं मियोसिस प्रोसेस के थ्रू। स्पर्म न्यूक्ली आर इनक्लोज बाय द पॉलन ग्रेन्स। ये किससे आपके इनक्लोज होते हैं, तो पॉलन ग्रेन से आपके क्या होते हैं, स्टिक्ड होते हैं। ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो जो आपके क्या होते हैं, मेल्स होते हैं उनमें पॉलेंस होते हैं और उन पॉलेंस को ले जाया जाता है फीमेल्स की तरफ। तो ये लिखा हुआ है ना, टॉप ऑफ द पिस्टल स्टिकी सरफेस फॉर द पॉलन टू स्टिक टू। जहाँ पर पॉलन क्या कर सकते हैं आपके, स्टिक कर सकते हैं। तो पॉलन यहाँ पर होता है आपका, यहाँ पर आपके पॉलेंस होते हैं, इनको स्टिक करना होता है यहाँ से। पर ये आपका जो सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस होती है वहाँ पे जरूरत नहीं होती। मैंने बता दिया क्रॉस पॉलिनेशन में जरूरत होती है। जो आपका जैसे मधुमक्खी होती है तो वो क्या करती है, उसके पैरों में चिपक जाता है ये स्टिकी टाइप का, ये चिपक के फिर यहाँ पे जाती है तो वो क्या कर देती है, कनेक्ट कर देती हैं। तो जो आपका पूरा जो सेक्सुअल प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। फिलामेंट जो होता है, तो आपको फिलामेंट दिख रहा होगा, ये होता है नीचे फिलामेंट, ये कनेक्ट करता है होल्ड्स द एंथर अप, जो एंथर को क्या करता है, होल्ड करता है। तो याद रखना कि मेल में आपका कौन सा आता है, स्टेमन आता है जिसमें एंथर होते हैं और फिलामेंट होता है। और फीमेल्स में आपका पिस्टिल या कार्पेल्स आता है जहाँ पे आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरीज होता है। अब आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस की बात की, एक माइटोसिस भी होती है, जैसे मैं माइटोसिस बोल देता हूँ। तो क्या होती है देखो, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या ये क्यों बोल रहा है कि हैप्लॉइड सेल्स या फिर जो आपके डिप्लॉइड सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं। तो एक प्रोसेस होती है आपकी माइटोसिस, ठीक है ना। वैसे इसे माइटोसिस प्रोनाउंस किया जाता है, तो आप जो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक होती है मियोसिस प्रोसेस। तो माइटोसिस प्रोसेस जो होती है वो इन जो यूनिसेलुलर होते हैं आपके, सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है ना, एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म। द पर्पस ऑफ द माइटोसिस द प्लोरीफेरेट एज स्पीसीज इन द मल्टी। अच्छा तो ये प्लोरीफेरेट कंडीशन होती है माइटोसिस की, किसमें, सिंगल सेल्ड में। और जो आपके कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं ऑर्गेनिज्म। द पर्पस कैन बी ग्रो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द टू रिपेयर। अब देखो ये तो ये ग्रो करते हैं, सेल्स को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और दूसरा उन्हें रिपेयर करते हैं या रीजनरेट करते हैं। और
डैमेज जो टिश्यूज होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, माइटोसिस प्रोसेस में मैं जो याद करता हूँ वो आपने याद रखना है कि ये ग्रोथ के लिए होता है। किसके लिए होता है? ग्रोथ के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, या रिपेयरिंग एजेंट होता है, ये रिपेयर करता है सेल्स को, तो ये आप याद रखना, रीजनरेट करता है। अच्छा, दूसरा आता है आपका मियोसिस प्रोसेस। मियोसिस सेक्सुअल होता है, टू क्रिएट गैमेट्स, ये गैमेट्स को बनाता है। गैमेट्स कब बनता है आपका? गैमेट्स बनते हैं आपके एग से और प्लस स्पर्म से, तो ये याद रखना। ओनली वन कॉपी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जेनेटिक इंफॉर्मेशन द preparation for the sexual reproduction. Various steps in the meiosis create the opportunity for the genetical diversity in the daughter cell. This is the raw substrate for the evolution. अब daughter cells किससे बनती है? मदर्स, जो आपकी मदर सेल होती है वही क्या करती है, किनका निर्माण करती है? तो डॉटर सेल्स का निर्माण करती है। अच्छा, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द प्रोसेस? तो याद रखना कि माइटोसिस प्रोसेस जो होती है आपकी, जिसमें क्या होता है, ग्रोथ फॉर्म होती है या ग्रोथ कंडीशन होती है, तो उसमें आपने याद रखना 2 डिप्लॉयड सेल्स आपकी क्या होती है, फॉर्मेट होती है व्हेन द आइडेंटिकल जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन। अब ये याद रखना विद द, अब 2 डिप्लॉयड सेल्स, तो डिप्लॉयड को आपने याद रखना है 2n, मतलब अगर एक होगी तो वो 2 में बदल जाएगी। कितने बदल जाएगी? 2 में। और ये किन के बीच में होता है? आइडेंटिकल जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, आइडेंटिकल और एक जैसे। वहीं अगर मैं हैप्लॉइड की बात करूं तो इसे सिंगल एन होता है और ये 4 होता है। कितने होते हैं? 4 हैप्लॉइड सेल्स होती है विद डिफरेंट जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन। इनमें क्या होता है आपका अलग तरीके का क्या होता है, जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन ये क्या करते हैं आपका शेयर करते हैं। तो ये समझ में आओगे, बस इतना याद रखना, माइटोसिस आपका ग्रोथ के लिए होता है, मियोसिस आपका सेक्स के लिए होता है, सेक्स रिप्रोडक्शन के लिए होता है। और माइटोसिस में क्या होता है, 2 डिप्लॉयड सेल्स आपकी होती है, आइडेंटिकल फीचर शो करती है, और मियोसिस प्रोसेस में 4 हैप्लॉयड सेल्स आपके जनरेट होती है, डिफरेंट जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई देखो, माइटोसिस 4 स्टेज इन द टोटल। याद रखना कि टोटल कितनी स्टेजेस होती है? 4 होती है। हैपन्स इन द सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक मतलब जो ग्रोथ सेल्स होती है। पर्पज इज सेलुलर प्लोरिफरेशन। प्रोड्यूस द 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स, 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है मदर सेल्स के थ्रू। क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम, क्रोमोसोम नंबर्स में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। जेनेटिकल वेरिएशन डजंट चेंज, और जेनेटिकल वेरिएशन जो होता है वो आइडेंटिकल रहता है, वो चेंज ही नहीं होता। अच्छा, मियोसिस की बात करें तो ये क्या होता है आपका 8 स्टेजेस होती है टोटल, ठीक है ना। और दूसरा आपने याद रखना है कि ये आपका क्या होता है, जर्म सेल्स होती है। हैपेंस इन द जर्म सेल, मतलब कहाँ पर होती है? स्पर्म और एक्स को फॉर्मेट करने के लिए आपकी मियोसिस प्रोसेस आती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आती है। प्रोड्यूस करती है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स को। कितनी? 4 हैप्लॉइड। वो 2 डिप्लॉइड को करती है, मतलब टोटल वो भी काउंट कितना होता है? 4, और ये भी 4 हैप्लॉइड पर सिंगल सिंगल। अच्छा, क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड इन द ईच डॉटर सेल्स। क्या होता है? अब जानते हैं जैसे इंसानों में होता है, तो पिता से भी कितनी मिलती है हमें? 46, वहां से भी 46 आते हैं, और माँ से भी कितने आते हैं? 46 आते हैं। आप जानते हैं 23 का जो पेयर होता है, 23 का जो आपका क्या होता है, जोड़ा होता है, तो 46 वहां से ही और 46 यहाँ से क्रोमोसोम मिलते हैं, गुणसूत्र मिलते हैं। पर जब मियोसिस प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो जो 92 होने चाहिए थे हमारे शरीर में वो फिर से होके कितना आ जाते हैं? 46 ही आ जाते हैं, ठीक है ना। इससे पहले मैंने एक वीडियो बोल सकते हैं वीडियो सीरीज बनाई है, कल बनाई थी मैंने, तो उसमें मैंने जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है उसके बारे में पूरी चीजें बताई है। एक क्वेश्चन भी आएगा आगे, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो लिखा हुआ है क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड इन द ईच डॉटर सेल, तो हाफ हो जाती है, और जेनेटिकल वेरिएशन इंक्रीज, और जेनेटिकल वेरिएशन क्या होता है आपका? इंक्रीज हो जाता है। तो ये समझ में आ गया कि माइटोसिस में आपका क्या होता है, 2 डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, और आपका क्या होता है जब मियोसिस प्रोसेस होता है तो उसमें आपकी क्या होती है? 4 हैप्लॉइड्स कंडीशन बनती है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। अब देखिए, अगर एंथस की बात करें, एंथर या स्टेमन जो आपका मेल सेक्स ऑर्गन होता है, तो एंथस और फिलामेंट्स की बात करें तो ये जो पूरी प्रोसेस चलती है इसे बोलते हैं माइक्रोगैमेटोफाइट्स। और दूसरी जो आपकी कार्पेल्स होती है, जो आपका फीमेल सेक्स हार्मोन होता है प्लांट्स में, उसमें होता है मेगा गैमेटोफाइट्स। तो ये माइक्रो लेवल पे होता है, याद रखना, ऊपर से जो आपका होता है ये माइक्रो लेवल पे होता है और ये मेगा लेवल पे होता है। तो पहले मैं माइक्रो लेवल वाला बता देता हूँ। तो जो एंथस होते हैं, एंथस देखो ये वाला साइन, ये जो दिखा रखा है इसने मेल का दिखा रखा है, और ये वाला साइन जो होता है ये फीमेल का होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। साइन वगैरह पूछा जा सकता है। तो लिखा हुआ एंथस होते हैं। तो जो सेल्स होती है मैंने बताई थी कि जो आपका क्या होता है, पहले कौन सी प्रोसेस होती है, हमेशा याद रखना, मियोसिस प्रोसेस होती है। कौन सी होती है? मियोसिस। अब मियोसिस होगी तो क्या है, 4 हैप्लॉइड्स आपकी सेल्स, डॉटर सेल्स निकलेंगी, निकल गई। इनमें से एक आप देखेंगे तो माइक्रोपोरोसाइट्स के थ्रू वो क्या कर देगा, फिर से एक मियोसिस प्रोसेस चलेगी, ठीक है ना। एक जैसे ये बन गया, और ये आपका माइक्रोस्पोरोसाइट्स बन गया 2n, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका कौन सी कंडीशन होती है? डिप्लॉयड कंडीशन होती है। तो यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस के थ्रू फिर से देख लीजिए, यहाँ से आगे चला और 4 हैप्लॉइड सेल्स इसने क्या की? प्रोड्यूस की। कितनी? 4 से निकल गई, फिर ये डीजनरेट होती है, एक जनरेटिव सेल निकलती है, कुछ आपकी पॉलन ग्रेन्स होती हैं, ट्यूबल सेल्स, न्यूक्लियस होता है, तो ये 4 अलग अलग होने लग जाती हैं।
यही क्या करती है आपका, बाद में जो पॉलन ट्यूब होती है ना, ये वाली मेन वाली जो फीमेल से कनेक्ट करेगी, तो इसमें क्या होता है आपका पोलन ग्रेन जाता है एन के हिसाब से, क्योंकि प्रोसेस कौन सी चल रही है आपका मियोसिस के थ्रू चल रही है, और फिर माइटोसिस प्रोसेस है, और फिर पोलन ग्रेन एन नंबर्स कितने चले जाते हैं अंदर चले जाते हैं, और स्पर्म्स यहाँ पे कितने होते हैं डबल हो जाते हैं, याद रखना डबल हो जाते हैं, क्योंकि कौन सी प्रोसेस है आपकी, आपकी माइटोसिस प्रोसेस है, डिप्लॉयड हो जाती है यहाँ पे सेल्स, ये ट्यूबर सेल्स न्यूक्लियस है। अच्छा बात करें अगर ओव्यूल्स की, अगर इसकी बात करें कार्पल्स की, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आपका चलता है मैगोस्पोरोसाइट्स, ये 2n होता है क्योंकि मियोसिस प्रोसेस है, यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस के थ्रू 4 हैप्लॉइड सेल्स निकलेंगी, 3 इनमें से देखो, 3 इसे बोलते हैं मेगास्पोर्स, ठीक है ना, इसे बोलते हैं मेगास्पोर्स, 3 आपकी क्या होती है डीजनरेट हो जाती है, हट जाती है, और एक आगे बढ़ती है, तो ये सर्वाइविंग मेगास्पोर होता है जो सर्वाइव कर जाता है, और जो बाकी होते हैं उन्हें बोलते हैं एपोप्टोटिक मेगास्पोर्स। फिर आता है आपका 3 माइटोसिस प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू आपका क्या होता है ये पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से निकलती है एंटीपोडल सेल्स निकलती हैं आपकी, जो एंटी गमेंट्स बोलते हैं जिन्हें, ये बाहर से लगा होता है इनमें, बोल सकते हैं सरफेस, तो ये होती हैं आपकी साइड चल जाती है, एक होती हैं आपकी एक्स सेल्स, और फिर होती हैं सिनर्जाइड्स, तो ये पूरी कंडीशन, फिर ये भी क्या होता है कनेक्ट हो जाता है किससे, तो यहीं पे आपका क्या होता है, ये देखो अंदर की तरफ आपका क्या आ गया, ये अंदर की तरफ ये वाला पार्ट है ना, जो आपका ये वाला पार्ट यही है, ये पूरा ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है ये ओव्यूल की तरफ चल रही है, किधर चल रही है आपका ओव्यूल की तरफ, और ये यहाँ से कौन आया आपका, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स के थ्रू आपका स्पर्म अंदर की तरफ आ गया, ठीक है ना, काउंट में कितना था 2, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, फिर आपके गैमेट्स बनने लग जाते हैं और नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट तो मैंने बता दिया, कौन कौन सी मियोटिक प्रोसेस चलती है, तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। हैप्लॉइड कंडीशन में n होता है, डैप्लॉइड कंडीशन में आपका 2n नंबर्स होते हैं। अच्छा ये देख लीजिए, इस पिक्चर में आप समझ सकते हैं, ये जो पूरा आपको बड़ा सा दिख रहा है ये आपका मेगास्पोर मदर सेल होती है, और फिर ये क्या करती है मेगास्पोर जो डाइड होता है आपका, मेगास्पोर डाइड मतलब ये 2 में बढ़ जाती है, एक ऊपर एक नीचे देख लीजिए, और फिर ये टाइट्राइट में बदल जाता है, 3 में बदल जाता है ऐसे, एक तो बीच में था ही ना, तो 3 में बदल गया, टोटल मिला के 4 हो गए, तो ये आप याद कर लेना। तो जो आंसर था फिर से बता दूं, उसे बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, तो याद रखना ये किसके लिए होता है, ये होता है जब आपका क्या होता है फीमेल, ठीक है ना, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस में होता है मेल में, ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, ये देखिए फीमेल गैमेटोफाइट्स डेवलपमेंट, तो इसमें आपका मेगा लेवल पे होता है, और मेल में आपका क्या होता है माइक्रो लेवल पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो पैलेंटोलॉजी होती है फॉसिल की स्टडी, याद कर लीजिए, ठीक ना, फॉसिल की स्टडी होती है, तो लिखा पैलेंटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लाइफ दैट एवर एग्जिस्ट बिफोर। फॉसिल्स क्या होते हैं आपके, जो बोल सकते हैं जो जानवर थे या प्लांट्स थे, तो वो क्या हो गए मर के क्या हो गए दब गए आपके, तो कभी एग्जिस्ट करते थे, तो उन्हें फॉसिल्स बोला जाता है। पैलेंटोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स to clarify the to classify the organisms. Fossils are the remains of the plants, animals, fungi, bacteria and the single cell living things that have been replaced by the rock materials or impression of the organism preserved in the rocks. तो ये किस पे होते हैं आपके जो चट्टाने होती हैं उनके अंदर दब जाती हैं, ये मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, इस तरीके से हो जाता है। पैलेंटोलॉजी लाइज बिटवीन द जियोलॉजी एंड बायोलॉजी, ये दो के बीच की स्टडी बोली जाती है, एक तो जियोलॉजी हो गई आपकी भूगोल और बायोलॉजी हो गई आपकी। अच्छा पैलेंटोलॉजी हैज स्पेशलाइज्ड डिवीजन आर द फॉलोइंग, तो कौन कौन सी होती है, तो एक होती है इनवर्टिब्रेट्स की होती है, कशेरुकी जिन्हें बोला जाता है, वर्टिब्रेट कशेरुकी होती है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, एक होती है आपकी पैलियोबॉटनी और एक होती है आपके पैलिनोलॉजी। अच्छा एविडेंसेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ लिविंग फॉसिल एंड द फॉसिल्स आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द पैलेंटोलॉजी। अच्छा बाकी भी स्टडी देख लेते हैं, तो वॉल्केनोज की स्टडी को तो वॉल्केनोलॉजी बोलते हैं, तो वो पूछता नहीं है, ठीक है ना, आसान है। रॉक्स की स्टडी को बोला जाता है पेट्रोलॉजी, कई बार पूछा जाता है। एटमॉस्फेयर की स्टडी को मेट्रोलॉजी बोला जाता है, इसके पूछने की चांसेस है। और मिनरल की स्टडी को मिनरोलॉजी, ये नहीं पूछेगा। और फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं माइकोलॉजी, और एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं फाइकोलॉजी, तो ये आप याद कर लेना। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, पैलाग्रा इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, तो ये होता है आपका विटामिन 3 नियासिन जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिखा पैलाग्रा इज द डिसीज कॉज बाय द लो लेवल ऑफ द नियासिन also known as the vitamin B3. It marks by the dementia, diarrhea and the dermatitis, also known as the 3Ds, ठीक है ना। तो कौन कौन से, तो डर्मेटाइटिस देख लेना। डर्मेटाइटिस मतलब जो क्या होता है, डर्म मतलब होता है त्वचा, आइटिस मतलब होता है जो उसमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेशन क्रैकिंग ऑफ द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन दैट कॉजेज द
फोटो सेंसिटिव डर्मल लेशन, मतलब आप ये मान के चलिए कि जलती स्किन जब सूर्य के सामने आते हैं। डायरिया आप जानते हैं, इरेगुलर बोवेल मूवमेंट होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है ना, एंड अदर डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। आगे लिखा हुआ है आपका डेमेंशिया, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो इफेक्टेड हो जाता है, विच लीड टू द डिसओरिएंटेशन, कंफ्यूजन एंड डिप्रेशन और फैटिग। तो याद रखना B3 नियासिन से क्या होता है आपका पैलाग्रा होता है। बाकी रेटिनॉल जो है, ए को बोलते हैं विटामिन ए को, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है और जीरोप्थेल्मिया भी देखने को मिलता है। अच्छा, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, बेरी बेरी रोग देखने को मिलता है। डी को कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, हालांकि ये थोड़ा ब्लर थी पिक्चर, ब्लरी मिली मुझे, तो मैं पढ़ लेता हूँ, सिर्फ आप सुन लीजिए। देखो, ए को बोलते हैं रेटिनॉल, ठीक है ना, या रेटिनोइक एसिड बोलते हैं। ये होता है आपका बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन याद मतलब ये थोड़ा दिमाग में रखना कि बीटा कैरोटीन आप बी से कनेक्ट मत कर देना, बीटा कैरोटीन बनता ही है ए से, आपका रेटिनॉल फॉर्मेशन के थ्रू होता है। अच्छा, मेजर फंक्शन क्या होता है, विजन, इम्यूनिटी और रिप्रोडक्शन एंड द ग्रोथ। डेफिशिएंसी क्या होती है भाई, ब्लाइंडनेस आ जाती है, इन्फेक्शन हो सकता है, स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिल सकती है। टॉक्सिसिटी इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, तो बोन फ्रैक्चर हो गया, लीवर डैमेज हो गया, बर्थ डिफेक्ट हो गया। और फूड सोर्सेज कौन है, तो फोर्टिफाइड मिल्क ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, ठीक है ना। लीवर जो होता है उसके लिए डार्क ग्रीन लीफी एंड येलो ऑरेंज वेजिटेबल को ले सकते हैं। फिर आता है आपका कौन सा, डी, तो उसे कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, कैल्सिफेरॉल। बोन ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम के लिए होता है। रिकेट्स और ऑस्टिमुलेशिया जैसी बीमारी यहाँ पे देखने को मिलती है, कैल्शियम इम्बैलेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। सनलाइट हो गई, उसके सामने रह सकते हैं तो हड्डियों के लिए बेहतर होती है सनलाइट। फोर्टिफाइड मिल्क हो गया, फैटी फिश हो गया, एग हो गया, और आपका लीवर आपका हो गया। लीवर मतलब वही आपका डार्क ग्रीन लीफी एंड येलो वेजिटेबल ले सकते हैं। फिर आता है आपका ई होता है टोकोफेरॉल, और ये एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटेक्ट सेल्स मेम्ब्रेन में होता है। रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो ब्रेकेज होने लग जाती है, नर्व डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इंटरफेरेंस विद द ब्लड क्लॉटिंग ड्रग्स, ये याद रखना आपका क्लॉटिंग से रिलेटेड होता है। नॉन क्लॉटिंग होती है ये विटामिन ई से, और विटामिन ए क्या होता है आपका क्लॉटिंग एजेंट होता है ब्लड में, ये याद रखना। वेजिटेबल हो गई, सीड्स हो गई, नट ऑयल हो गया, सीड एंड द नट्स, वीट्स, जर्म्स क्या बोलते हैं आपका होल ग्रेन्स हो गई, ये आप याद रखना। एक सेकेंड है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आता है आपका के, इनके नाम जरूर याद कर लेना। के को बोलते हैं फाइलोक्विनॉल, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड भी ये आपका होता है। और आपका क्या होता है, हेमरेज होता है, और सॉरी मैंने क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग क्या बोलते हैं आपका टॉक्सिटी, तो ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के होता है आपका ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड आपका क्या विटामिन, ठीक है ना। विटामिन ई जो होता है वो ब्यूटी विटामिन होता है। अच्छा, ये याद रखना, ये होता है ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड। अच्छा, हेमोरेज देखने को मिलता है, नॉन रिपोर्टेड होता है। डार्क लीफी ग्रीन कैबेज हो गई आपकी, क्या होती है कैबेज फैमिली, मतलब जो आपकी गोभी से रिलेटेड होती है वो खा सकते हैं। अच्छा, B1 जो होता है, B1 जो आपकी क्या बोलते हैं बी फैमिली आती है, विटामिन बी फैमिली आती है, तो B1 आता है, जैसे क्या बोला जाता है, थायमिन बोला जाता है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म देखने को यहाँ पे मिलता है। बेरी बेरी हो गया, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई, ये देखने को मिलता है। और होल एंड द एंड्रिस ग्रीन खा सकते हैं, लीफी ग्रीन, और पोक ले सकते हैं। B2 होता है राइबोफ्लेविन, एनर्जी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ, याद रखना स्किन का इसमें इन्फ्लेमेशन देखने मिलता है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ग्रेन्स वगैरह ले सकते हैं, अनाज वगैरह, मिल्क वगैरह ले सकते हैं। B3 होता है नियासिन, ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हो, इससे होता है पैलाग्रा। तो नियासिन प्लस होता है, लीवर डैमेज हो जाता है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होती है, इसके लिए भी हम के ले सकते हैं। एक बोल सकते हैं होल एंड इंट्रीस्ड ग्रेन प्रोडक्ट ले सकते हैं, और प्रोटीन रिच फूड ले सकते हैं नियासिन के इलाज के लिए। B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड होता है, B4 नहीं होता है। और प्रोटीन फैट एंड द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सट्रीमली रेयर होता है ये काफ़ी ज़्यादा। और माइल्ड इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, ठीक है ना, जो आंतों पे। इसके लिए कोई सा भी खाना खा सकते हैं, और ब्रोकाइज हो गई, मीट्स वगैरह ले सकते हैं। B6 होता है, इसे पायोडॉक्सिन बोलते हैं, और प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। इसके लिए डर्मेटाइटिस और एनीमिया टाइप की बीमारी आपको देखने को मिलती हैं, और नर्व डीजनरेशन देखने को मिलता है। प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए। बायोटीन B7 प्रोटीन फैट एंड द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बेनिफिशियल। अब देखो बायोटीन जो होता है वो हेयर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, स्किन और नेल्स के लिए माना जाता है। और एग योक हो गया आपका, लीवर हो गया, पीनट्स हो गया, इन्हें खाया जा सकता है, जो क्या करता है आपका प्रोड्यूस करता है गट बैक्टीरिया, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं आपका ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई। अच्छा, फिर आता है B9 जिसे फॉलिक एसिड बोलते हैं, ये DNA फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा होता है आपका, और ये B12 को भी एक्टिवेट करता है। एनीमिया, बर्थ डिफेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं, तो ये थोड़ा दिमाग में ना। फोर्टिफाइड ग्रेन्स खाया जा सकता है, वेजिटेबल्स हो गई, और लेग्यूम्स जो प्लांट्स होते हैं आपके, ठीक है, दालें वगैरह ली जा सकती हैं, जिनमें नाइट्रोजन कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। B12 आता है कोबालामाइन या साइनोकोबालामाइन भी बोलते हैं, तो ये आपका क्या है DNA मेकिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है।
और नर्व सेल्स को काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। एनीमिया हो गया, इरिवर्सिबल नर्व डैमेज हो गई, पैरालिसिस जैसी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। और इसके लिए मीट खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, पोल्ट्री जो आपकी होती है क्या बोलते हैं आपका, जैसे एग क्या बोलते हैं सॉरी मुर्गी हो गई, एक्स हो गया, मिल्क प्रोडक्ट ये ले सकते हैं। सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, कोलेजन हो गया, सिंथेसिस हो गया, इम्यून फंक्शन को बेहतर बनाता है। स्कर्वी इससे बीमारी होती है, डायरिया इससे रोग, इसकी कमी से डायरिया हो सकता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हमें सी मिल जाता है। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि जो आपका क्या होता है मिल्क होता है, मिल्क में आपका विटामिन सी नहीं होता। विटामिन सी केवल प्लांट से मिल सकता है, एनिमल इसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा वहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा था तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, तो इन्हें याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपके कुछ इसेंशियल मिनरल्स है। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। जैसे कैल्शियम होता है वीक, जो आपका क्या होता है वीक पोरस बोन्स होती हैं, टूथ दिखे के लिए होता है, जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस को जन्म दे सकता है अगर कैल्शियम की कमी है, ठीक है ना। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या होता है वीक बोन हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम, तो क्रोनिक एल्कोहलिक्स होता है आपका, प्रोलॉन्ग डायरिया देखने को मिल सकता है। सोडियम होता है ये आपका हाइपोट्रेमिया या फिर डिहाइड्रेशन के लिए होता है। पोटेशियम अगर इसकी कमी पड़ती है तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। और फॉस्फोरस है तो कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल आपके जो होता है वो आपका स्प्लैटन में, हड्डियों में क्या होने लग जाता है, कमी पड़ने लग जाती है। तो ये कुछ इसेंशियल आपके कहते हैं मिनरल्स से। चौथा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द एंटीलोप सर्वी कैप्रा। तो सर्वी कैप्रा तो एंटीलोप जहाँ पे आया था हिरन से रिलेटेड है, यहाँ पे ब्लैक बग आंसर बन जाएगा। तो ब्लैक बग इज ऑल्सो नॉन इंडियन एंटीलोप बोलते हैं आर लार्जली। अब इसका जो मेल होता है वो काला सा होता है, काली धारियाँ होती है उसमें, और फीमेल बिल्कुल अलग होती है दिखने में, ठीक है ना। और मेल के क्या होते हैं सींग होते हैं, फीमेल्स के नहीं होते हैं। तो लिखा हुआ आर लार्ज मैमल्स दैट आर द फाउंड इन द वेरियस रीजन्स ऑफ द एशिया। एंटीलोप सर्विकैप्रा is the scientific name of the black bug. It is the only living member of the genus Antelope and was scientifically described by the Carl Linnaeus. Carl Linnaeus वो थे जिन्होंने टैक्सोनॉमी इंट्रोड्यूस की थी। मैं यहाँ पे नहीं लिखता, यहाँ पे मैं इनके नाम लिख दूंगा ना, साइंटिफिक नेम टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी में दो चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया था, एक था आपका जी और एक था आपका एस। एक था जीनस और फिर आता है स्पीसीज, सॉरी स्पीसीज। जैसे ये होता है ना होमो सैम्पियंस, तो होमो यहाँ पे आ जाएगा और सैम्पियंस नीचे आ जाएगा इंसान का, ठीक है ना। अच्छा आगे लिखा हुआ है दीज एनिमल रिप्रोड्यूस द 2 यंग्स 1 इन द ईयर। अच्छा एक साल में केवल 2 ही बच्चे जन्म सकते हैं और 6 महीने तक अपने एक बच्चे को रखते ही है। द ब्लैक बग्स इज एक्टिवली प्राइमरी ड्यूरिंग द डे एंड हर्बीवोर एनिमल दैट फीड्स ऑन द लो ग्रासेस। मेल एंड द फीमेल ब्लैक बग्स आर मार्केली डिफरेंट। लगता है वो दोनों अलग ही दिखते हैं आपके, मेल्स आर द हैवियर कंपेरिजन टू फीमेल्स। अच्छा मैं बाकी का नाम भी बता देता हूँ। पोलर बियर जो है उसे बोलते हैं आपका, ये नाम लिख लेना, इसका साइंटिफिक नेम है उर्सस मैरीटिमस। अच्छा अगर बटरफ्लाई का नाम देखेंगे तो इसे बोलते हैं रोफेलोसीरो। अब बटरफ्लाई कई तरीके के, पर बटरफ्लाई तो लिख लेना रोफेलोसीरो। और एक आता है कॉमन म्याना, आपने देखा होगा एक पक्षी, बहुत यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा होता है हमारी जगह जहाँ पे हम रहते हैं। तो एक्रीडोथेरस ट्राइस्टिस ये इसका नाम है। मैं दिखा देता हूँ, ये आपका है ब्लैक बग। तो ये मेल है, ये बिल्कुल अलग दिखता है फीमेल से। फीमेल के सींग नहीं होते, छोटे होते हैं काफ़ी, और मेल्स के काफ़ी बड़े होते हैं। ये आपका क्या है पोलर बियर है। ये आपकी क्या हो गई बटरफ्लाई, और ये आपका हो गया जिसे बोलते हैं आपका कॉमन म्याना। ये कॉमन म्याना हो गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमिलिया। तो ये होता है ऑर्थोपोडा। तो पढ़ लेता हूँ, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमिलिया। तो लिखा हुआ है एन आर्थ्रोपोडा इज एन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं आपके, और कशेरू की होती है, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी नहीं होती इनमें। हैविंग द एक्सुअल स्केलेटन सिस्टम, कैसा होता है बाह्य स्केलेटन सिस्टम इनमें देखने में, सेगमेंटेड बॉडी होती है एंड पेयर्ड होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होती है इनमें। इट इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इन द एनिमल किंगडम, याद रखना। With an estimated 85% of the known species include the phylum. This phylum, the largest phylum is the animal kingdom, includes such familiar forms of the lobsters आ जाते हैं, क्रैप्स आ जाते हैं, केकड़े वगैरह, स्पाइडर्स आ जाती हैं, माइट्स आ जाती हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, सेंटीपेड्स आ जाते हैं और मिलीपेड्स आ जाते हैं। They adapted to solve the problems of the support, stability, ठीक है ना, dissensions and the respiration. The extant member of this kingdom are typically small but extant arthropoda such as the आपका यूरोप्टेड्स or grew to enormous sizes.
The arthropods were one of the earliest groups of the animal to evolve, and they survived all the major mass extinctions which wiped off most of the life forms. तो बहुत पुराने ज़माने से ही है. सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्क का है. तो लिखा है मोलस्का द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल आफ्टर द ऑर्थोपोडा. द मेंबर्स आर नोन एज द मोलस्कस या मोलस्क बोलते हैं. 85,000 एक्सटेंट स्पीसीज इसकी मौजूद है अभी. और जो फॉसिल्स हैं इनके लगभग 60,000 टू 1 लाख एडिशनल स्पीसीज वहाँ पे देखने को मिलती हैं. अच्छा, सिटेनोफोरा जो होता है, सिटेनोफोरा कंप्राइजेज फाइलम ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल दैट लिव्स इन द मरीन वाटर वर्ल्ड वाइड. याद रखना कि ये किस में आते हैं, मरीन में आते हैं. They are notable for the groups of the cilia they use for the swimming and they are the largest animal to swim with the help of the cilia. इनका जो साइज होता है लगभग वो कुछ मिलीमीटर से 1.5 मीटर तक हो सकता है. फिर आता है आपका प्लेटी हेलमेंटाइटिस. तो ये आ जाता है, दे हैव द डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी एंड हैंड्स आर कॉल्ड द प्लेटफॉर्म्स होते हैं आपके जो ना वो होते हैं. These are mostly endoparasites found in the animalia including the human beings. Platforms are the bilaterally symmetrical trioblastics and the echo-illuminate animals with the organ levels of the organization. Example इसमें आ जाता है टैनिया आ जाता है, टैपवॉर्म और लीवर फ्लूक आ जाता है, फेस्सियोला. ठीक है, आगे चलते हैं. तो हमारी जो लाइफ है वो सारे बटे हुए थे. लाइफ, फिर उसके बाद डोमेन आता है, किंगडम आता है, फाइलम आता है, क्लास आता है, ऑर्डर आता है, फैमिली आती है और जीनस फिर स्पीसीज आती है. मैंने इसे इस तरीके से याद कर रखा है, एल डी के पी सी ऑफ जी एस. इस तरीके से आप याद कर सकते हैं. तो अगर ह्यूमंस की बात करें तो लाइफ में लिविंग में आते हैं. ठीक है ना, कुछ चीज़ें आपकी नॉन लिविंग में, जैसे बैक्टीरिया तो नॉन लिविंग में भी आ सकता है. अच्छा, डोमेन होता है यूक्यूरिया, क्योंकि हमारी सेल्स कैसे यूक्यूरेटिक है तो यूक्यूरिया में आता है. किंगडम हमारा एनिमेलिया है. फाइलम हमारा कौन सा, याद रखना, ह्यूमन किस में आते हैं, कॉर्डेट्स में आते हैं. कॉर्डेट्स मतलब जिनकी स्पाइनल कॉर्ड्स होती हैं. अच्छा, क्लास हमारा मैमल है और मतलब बच्चे जन्मते हैं. ऑर्डर हमारा प्रिमेट है और फैमिली हमारी होमिनाइड है. जीनस हमारा होमो है और स्पीसीज हमारी कौन सी है, स्पीसीज है, सॉरी सैम्पियंस है. ये जीएस होता है ना जो, इसी को टैक्सोनॉमी बोलते हैं. कार्लिनस ने यही समझाया था कि जो पहला वर्ड आएगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड वर्ड आएगा वो स्पीसीज को आपका रिप्रेजेंट करेगा. यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं यहाँ पे बता रहा था. ये सारा देख लीजिए कि अगर किंगडम एनिमेलिया तो उसमें प्रोटोजोआ अलग से जाते हैं और यूमेंटोजोआ अलग से जाते हैं. फिर प्रोटोजोआ में तो प्रोटोजोआ आ जाते हैं. यूमेंटोजोआ आपका क्लासिफाइड होता है. इंफ्रा किंगडम में इसमें आपका मेसोजोआ आ जाता है, पैराजोआ आ जाता है, एंट्रोजोआ आ जाता है. अब मेसोजोआ में आपके कौन से पॉरीफेरा आ जाते हैं. उसके बाद आपका जो आता है आपका एंट्रोजोआ, तो वो भी दो में बढ़ता है. एक रेडियाटा, एक आपका कौन सा बिलाटेरिया. तो रेडियाटा में आपका सिनेंड्रिया और सेंटोफोरा आ जाता है, जिसके बारे में अभी पढ़ रहे थे. फिर आता है बायलेटेरियल में आपका आता है प्रोटोस्टोमिया आ जाता है और फिर आता है ड्यूट्रोस्टोमिया. तो प्रोटोस्टोमिया में आपका एक्लोमेटा आता है, स्यूडोसोलोमेटा आता है और सिंजो कॉलियोमेटा आता है. तो इसमें आपका देखो पहले वाले में कौन सा आ जाता है, आपके प्लेटी हेलमेंथाइज आ जाते हैं, दूसरे में आपका निमे हेलमेंथाइज आ जाते हैं और तीसरे में आपके कौन सा एनेलिडा ऑर्थोपोडा मोलस्का इसका पार्ट है. और एंट्रोकोलियोमेटा में इसमें आपके कॉर्डेट्स आ जाते हैं, मतलब एनिमल इन्हीं में आता है. और कौन सा आते हैं, एसिनोटर्मेटा आते हैं आपके. चलो आगे चलते हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अगर इज ऑब्टेन्ड. तो ये होता है आपका रेड एल्गी से. ठीक है ना, अगर आपका यूज़ होता है आइसक्रीम बनाने के लिए भी यूज़ होता है और आपका जेली वगैरह जो होती है उसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो ये थोड़ा दिमाग में रखना. अच्छा, बात करें पहले तो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है. तो ये इसको बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है, साइनोफाइट्स भी बोला जाता है. दे ऑब्टेन एनर्जी थ्रू द फोटोसिंथेसिस. दे ओरिजिनेट इन द फ्रेश वाटर और द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट. दे प्रोड्यूस द टॉक्सिन्स नोन एज द, जो इनका टॉक्सिन होता है उसे बोलते हैं साइनोटॉक्सिन्स. और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए. दे आर यूज टू कलर इन द फूड्स. किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कलर देने के लिए. आइटम्स बायो टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायो इथेनॉल. अच्छा, बायो फ्यूल पॉलिसी आप जानते हैं ना, कब आई थी, 2018 में. अच्छा, आगे लिखा हुआ ह्यूमन एंड द एनिमल फूड सोर्सेज एंड डाइटरी सप्लीमेंट एंड द रॉ मटेरियल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है. रेड एल्गी की बात करूँ तो ऑल्सो नॉन एज द रोडोफाइटा बोलते हैं इसे. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द यूकैरियोटिक एल्गी. रेड एल्गी गिवन द अगर दे आर मोस्टली फाउंड इन द मरीन हैबिटेट आर रेयरली फाउंड इन द फ्रेश वाटर. तो ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं आपके, मरीन में पाए जाते हैं, जहाँ पे आपको सॉल्ट वाटर पाया जाता है और फ्रेश वाटर में कम देखे जाते हैं. एग्जाम्पल आते हैं तो सीवीड्स हो गए, मल्टीसेलुलर मरीन एल्गी हो गई. अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका ब्राउन एल्गी. तो ये आपका कार्बन फिक्सेशन में काम करता है. इसका साइंटिफिक नेम जो है ब्राउन एल्गी को से बोलते हैं फियोफाइटा या फियोफाइकी भी बोलते हैं. और ये आपका हेटेरियो
कॉन्टोफाइटा से बिलोंग करता है। ब्राउन एल्गी यूज टू लिथियम आयन बैटरीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। बैटरी एनोड्स हो गए इंडस्ट्रियल थिकनिंग एजेंट इन द फूड्स एंड द फॉर द यूज। अब ये याद रखना ब्राउन एल्गी किस में यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, तो बैटरी बनाने में यूज़ हो रहा है। रेड एल्गी का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, तो ये कहाँ पर हो रहा है आपका, अगर में यूज़ हो रहा है। साइनोबैक्टीरिया जो तो आपका जिसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, तो वो आपका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कलर के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये याद रखना। अच्छा ग्रीन एल्गी, तो ग्रीन एल्गी में वो ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट के कारण आता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है, जिससे उसका कलर ग्रीन आता है, ठीक है ना। द सेल वॉल कंटेन द सेलुलोज एंड दे स्टोर द आपका कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। ग्रीन एल्गी ऑल्सो नोन एज द स्पायरोगायरा बोलते हैं इसे। अगर देख लीजिए, इट इज़ कॉमनली यूज इन द एशियन क्यूजीन्स एंड ऑफ फेवरलेस वीगन्स सब्स्टिट्यूट टू फॉर द जेलेटिन। अगर हेल्प जेल स्टेबलाइज द टेक्सचराइज एंड द थिकन द बेवरेजेस, गाढ़ा करने के लिए होता है। बेक्ड गुड्स और कन्फेक्शनरीज जो होती हैं आपकी, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ड्रेसिंग हो गई, मीट प्रोडक्ट्स हो गई और सॉसेज, उसमें अगर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। तो ये होती है आपकी स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है इट इज़ ऑफन परमिएबल होती है आपकी, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वामस एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ द सिंगल थिन लेयर होती है, फ्लैटन सेल्स विद द इरेगुलर बाउंड्रीज। और लिखा इट इज़ ऑफन परमिएबल एंड occurs when the small molecules want to pass the quickly through the membranes through the filtration and diffusion। अभी बता दूंगा filtration और diffusion क्या होता है। आगे लिखा हुआ है cells in the squamous epithelium are large, thin and the flattened होते हैं and contains a rounded nucleus। They are found in the walls of the blood vessel, air sacs and the lungs and the lining of the mouth and the nose। आगे लिखा हुआ है this tissue is very thin and the forms a delicate lining। It provides the very little प्रोटेक्शन। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफ्यूजन ऑस्मोसिस एंड फिल्ट्रेशन। तो मैं बता देता हूँ डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्या होता है। डिफ्यूजन होता है जब सॉल्वेंट एंड सॉलिड पार्टिकल्स मूव करते हैं इक्वलाइज कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए। नो सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन यूज, कोई सेमी पेरिमेबल आपकी मेम्ब्रेन यूज नहीं होती। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ऑनली जो सॉल्वेंट पार्ट्स होते हैं वही क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट मूव। सॉल्वेंट आगे बढ़ते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स मूव नहीं करते, और इसके लिए सेमी पेरिमेबल जो मेम्ब्रेन होती है मूवमेंट के लिए वो चाहिए होती है। दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है, तो वो होता है आपका इक्वलाइजेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टू सॉल्यूशन। तो ये याद रख लेना। सॉरी। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, ये तो अभी समझा दूंगा। डिफ्यूजन इस तरीके से होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल से लो कॉन्सेंट्रेशन लेवल पे जाता है। फिल्ट्रेशन आप जानते हैं, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू आपका फिल्ट्रेट नीचे आ जा रहा है, और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, ये फिल्टर पेपर है, यहाँ पे आपकी जितनी भी अशुद्धियाँ वो यहाँ पे मिल जाएंगी। ये सॉलिड और लिक्विड पार्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको। ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है तो ये नॉर्मल प्रोसेस होती है, जैसे वाटर जो सॉल्वेंट होता है ना, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में आपका चेंज होता है, जिसे बोलते हैं वो होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसा आपका जो जैसे बोल सकते हैं जो आपका प्योर वाटर होता है तो वो गंदा ही होगा, ठीक है ना। कैसे हो सकता है आपका, मॉल्डी हो सकता है, ठीक है ना, जिसमें क्या आ सकता है आपकी मिट्टी वगैरह आ सकती है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। रिवर्स ऑस्मोसिस आपने सुना होगा, जो आपका बोल सकते हैं प्यूरीफायर यूज़ करते हैं ना पानी का, तो उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस, उसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर डाला जाए, उल्टा एक्सटर्नल प्रेशर डालते हैं, और उससे जो आपकी क्या होती है अशुद्धियाँ होती है पानी के अंदर, वो तो रुक जाती है और आपको फ्रेश वाटर मिल जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल जो आपका कौन सा होता है, सॉल्ट वाटर होता है या ओशनिक वाटर जो होता है, उससे बोल सकते हैं आपका फ्रेश वाटर में चेंज करने के लिए भी किया जाता है। तो ये याद रखना, जो आपकी गल्फ नेशंस होते हैं वो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास पानी का तो कोई साधन है नहीं, नदी तो होती नहीं वहाँ पे, तो वो क्या करते हैं कि जो खारा पानी होता है उसी को रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू फ्रेश वाटर में चेंज कर देते हैं। अच्छा बात करते हैं जो मैंने बोलती सेल्स होती है, तो पहले सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है, तो एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड द लाइनिंग ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड द लिम्फेटिक वेसल्स। ये जल्दी लिख लेना है कि ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का भी यूज किया जिसकी अभी बात हो रही थी, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है फंक्शन अलाउज द मटेरियल टू पास द थ्रू बाय डिफ्यूजन एंड द फिल्ट्रेशन एंड द सेक्रेट द लुब्रिकेंट सब्सटेंस। दूसरा आता है आपका सिंपल क्यूबोडिकल एपिथेलियम। तो सिंपल क्यूबोडिकल में ये क्या होता है, डक्ट्स में होती है, सेक्रेटरी पोर्शन में होती है ऑफ द स्मॉल ग्लैंड्स एंड द किडनी में ये देखने को मिलती है, सेक्रेट करती है और एब्सॉर्ब करती है। तीसरा आता है आपका कॉलमनर एपिथेलियम। अब देखो स्क्वामस इस तरीके से देखने में होती है, क्यूबॉइडल इस तरीके से देखने में होती है, कॉलमनर खड़े में होती है। तो ये किस में होती है भाई आपके, तो ये होती है आपके सिलेटेड टिश्यूज आर इन द ब्रोंकाइज। ब्रोंकाइज आपकी लंग्स में होती है, मैंने बताया था। यूट्रिन ट्यूब्स हो गए, यूट्रस हो गए स्मूथ, तो जो होता है नॉन सिलेटेड टिश्यूज होते हैं, और डाइजेस्टिव ट्रैक में ये देखने को मिलती है, ब्लैडर में देखने को मिलती है, एब्जॉर्ब करती हैं और सेक्रेट भी करती है म्यूकस और एंजाइम को। फिर आता है आपका स्यूडो
स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, तो इनका जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, उल जलूल होता है, अलग होता है, नॉर्मल नहीं होता। तो ये आपकी सिलेटेड आपकी क्या होती है, सिलेटेड टिश्यूज होती हैं, ये ट्रैकिया में होती है, जो आपकी कौन सी होती है, ट्रैकिया होती है आपकी विंड पाइप, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये मौजूद होती है, सेक्रेट करती है म्यूकस को, और सिलेटेड टिश्यूज मूव्स द म्यूकस, आगे की तरफ बढ़ाती है। जैसे खांसी आती है ना तो उसमें आपका देखा होगा म्यूकस बाहर निकलता है। फिर आता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, तो इस तरीके की लगी होती है लाइंस एंड द एसोफेगस, जो पाइप होती है आपकी, जो फूड पाइप होती है वहाँ पे होती है, माउथ एंड वजीना में ये आपकी होती है, प्रोटेक्ट द अगेंस्ट द एब्रेशन। फिर आता है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम आता है, ये स्वेट ग्लैंड हो गया, स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गया और मेमोरी ग्लैंड्स में होता है, यहाँ पे होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है। उसके बाद आता है आपका स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, तो ये आपकी आती है, तो द मेल यूरेथ्रा होता है और डक्ट्स में और सम ग्लैंड्स में ये प्रेजेंट होती है, सेक्रेट और प्रोटेक्शन का ये काम करती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, तो लाइंस जो ब्लैडर की लाइंस होती है, यूरेथ्रा हो गया यूट्रस में, ये आपका क्या होती है, मौजूद होती है, और ये अलाउ करती है यूरिनरी ऑर्गन्स को टू एक्सपेंड करने के लिए और स्ट्रेच करने के लिए। तो ये याद रखना, ये जरूर लिख लो आप पेपर में, हर किसी की बस की नहीं होती, खासकर जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, जैसा मेरा भी नहीं है, तो उन्हें जरूर लिख लेना चाहिए। अब जिनकी बायोलॉजी बैकग्राउंड होता है उनका थोड़ा सा दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती है, ठीक है ना, पर जिनका नहीं है बायोलॉजी, ठीक है ना, तो वहाँ पे वो कहाँ पे मारेंगे एडवांटेज, वो फिजिक्स में मार देंगे इस पेपर में। पर अगर आपको बायोलॉजी में बेस्ट करना है, क्योंकि देखो बिना बायोलॉजी में किए हुए आप इस पेपर को नहीं निकाल सकते, अगर आपकी फिजिक्स रही होगी, केमिस्ट्री कॉमन हो जाता है दोनों में, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, जो कठिन कठिन चीज़ें उन्हें छोड़ना मत, उन्हें लिखते जाना और बार बार रिवीजन मारना, तो ये आपको जितनी भी आपकी क्या होती है एपिथेलियम जो आपकी होती है ये समझ में आ जाएगी। स्किन होती है, स्किन मतलब बनाती क्या है ये, एपिथेलियम मतलब इस तरीके के आपके क्या पाए जाते हैं, टिश्यूज़ पाए जाते हैं, टिश्यूज़ में ज़्यादा बोलूँगा, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो ये सारी 8 प्रकार की बताइए, इनका काम लिख लेना और किस तरीके से फंक्शन करती है ये लिख लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, तो लिखा हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग डिसीज, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। मैं फिर से बता दूं कि मैंने क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ पे वीडियोस बनाई, लगभग 6 के आसपास हैं, 6 या 7 के आसपास वीडियोस हैं, उसमें सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कराई हैं, आपको दिक्कत ही नहीं होने वाली। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो वो वीडियोज़ आप देख लेना, इस वीडियो के देखने के बाद तो आपको पूरी समझ में जाएगा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो मैं बता दूं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम मेंस में होता है, और इसमें क्या होता है, ये ट्राइसोमी होती है आपकी, ट्राइसोमी होती है किसकी, सेक्सोम की, और इसमें डबल एक्स और आपका क्या होता है, वाई होता है। मतलब अब डबल एक्स मतलब देखो, अब डबल एक्स तो किस में होता है, फीमेल्स में होता है, एक्स वाई किस में होता है, मेल्स में, पर एक एक्स्ट्रा क्या आ जाता है आपका, एक्स आ जाता है, जिससे इसमें ट्राइसोमी बन जाती है, 2 की जगह 3 हो जाते हैं। अब एक एक्स्ट्रा एक्स आने से क्या होता है कि जो मैन होता है इनफर्टाइल हो जाता है, ब्रेस्ट जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है उसकी चेस्ट में, और फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं उसमें। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है, और ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये फीमेल में होता है, और ये होता है आपका एक्स नॉट, ये जीरो जीरो नहीं है, ये एक्स नॉट है, मतलब एक एक्स गायब होता है, इसे बोलते हैं मोनोसोमी एक्स। मतलब फीमेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो डबल एक्स होता है ना, पर एक एक्स हट जाता है तो केवल एक ही एक्स बचता है। उससे क्या होता है कि वो भी इनफर्टाइल हो जाती है और काफ़ी सारी परेशानियां देखने को मिलती है, जैसे हाइट छोटा होना, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं ब्रेस्ट का डेवलप ना हो पाना अच्छे से, नेक का वेब्ड हो जाना, मोटी पड़ना, तो कई सारी दिक्कतें होती है, हार्ट प्रॉब्लम होना, खासकर एरोटा में आपका प्रॉब्लम होती है जो महाधमनी होती है। डाउन सिंड्रोम होता है, इसे बोलते हैं ट्राइसोमी 21। इसमें आपका जो मोनोसोम होता है, सॉरी हाँ, जो आपका ऑटोसोम होता है उसमें जो आपका 21वें नंबर का जो आपका पेयर होता है उसमें ट्राइसोमी आ जाती है, मतलब वो 3 हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जिनकी जीभ बाहर लटकी होती है ऐसा लगता है, ठीक है ना, और ये मोस्ट कॉमन सिंड्रोम देखा जाता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की तरफ से। अब क्या लिख रहा है भाई क्वेश्चन में, द विच अमंग द अबव इज एसोसिएटेड विद द एडिशन ऑफ द क्रोमोसोम। अब एडिशन कौन करता है, एडिशन करती है ट्राइसोमी, ट्राइसोमी मतलब जो 3 बना देती है, 2 की 3 कर देती है, एड ऑन करती है। तो क्लाइनफिल्टर हो गया, डाउन सिंड्रोम, ये दोनों आंसर बन जाएंगे, तो फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड जो था टर्नर सिंड्रोम, वो मोनोसोमी, मोनोसोमी मतलब वो क्या करता है, रिलीज करता है, वो क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है एक क्रोमोसोम को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं, और फिर उन वीडियोस को जरूर देख लेना। वो मैंने अगर आपको अगर आप पेज पे सॉरी अगर आप क्या जाएंगे यूट्यूब के पेज पे जाएंगे हमारे, तो वहाँ पे आपको अभी दिख जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो को काफ़ी लेट देख रहे हैं तो मिसलिनियस नाम से मैंने क्या बना रखा है, मिसलिनियस नाम से एक आपका एक फोल्डर बना रखा है, उसमें मैंने डाली हुई है यूट्यूब में, तो ये याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं, नवा क्वेश्चन आता है, गैस्ट्रिक जूस इज कंपोज्ड ऑफ, तो पेप्सिन में निकालता है भाई, HCl में निकालता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकालता है कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में, और म्यूकस भी निकालता है, तो आंसर बन जाएगा तीनों। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, तो क्या होता है कि ये प्रेजेंट होता है आपका जो स्टमक होता है, आमाशय होता है, उसकी वॉल्स में आपका प्रेजेंट होता है, और यही से आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड की होती है, कनेक्टेड होती है। ये पेप्सिन नाम का एंजाइम भी निकालती है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस तीनों निकालती है। अब जो पेप्सिन होता है वो रिक्वायर्ड होता है आपका प्रोटीन को किसमें, एमिनो एसिड में चेंज करने के लिए, ठीक है ना। और ये आप जानते हैं एंजाइम क्या करते हैं, आपका रेट होता है आपका रेट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अच्छा, एसिडिक इन्वायरमेंट कौन देता है, तो वो देता है आपको कौन, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में होता है, जो पचाता है खाने को, ठीक है ना, और बाकी बैक्टीरिया को दूर रखता है। अच्छा, फिर आता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, प्रिवेंट करता है आपका किसी इंजरी से, और ये कहाँ पे चिपका होता है, वॉल ऑफ स्टमक होता है। म्यूकस अलग अलग जगह, जैसे गले में होता है, हमें खांसी होती है तो म्यूकस निकलता है, एक्चुअल में बैक्टीरिया से बचाने के लिए होता है। तो म्यूकस इज ए स्टिकी थिक एल्कलाइन सेक्रेशन होता है दैट प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड HCl से बचाने के लिए पेट में ये होता है। इट शोज द ऑल थ्री कंपोनेंट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस आर रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन। द स्टमक सीक्रेट द सम अमाउंट ऑफ द लाइपेज एंजाइम भी निकालता है पेप्सिन के साथ और उसके साथ ये जो लाइपेज होता है ये डाइजेशन ऑफ फैट के लिए होता है। जबकि मैंने बताया था कि जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है आपका, वो चेंज करता है एमिनो एसिड्स में, प्रोटीन को किस में चेंज करता है, एमिनो एसिड्स में चेंज करता है। एमिनो एसिड्स की चेन कितनी होती है, तो एमिनो एसिड्स कितने होते हैं आपके 20 एमिनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द इन्फेंट्स, अच्छा बच्चों में देखा जाएगा तो उनमें एक एंजाइम होता है रेनिन नाम का, अलग से होता है। ये जो बच्चे होते हैं जो बोलते हैं दूध पे जो रहते हैं आपके, ठीक है ना, 6 महीने तक बच्चा दूध ही पीता है ना केवल, तो डाइजेशन करता है किसका, मिल्क का। तो मिल्क प्रोटीन ऑफ द मदर मिल्क, तो ये याद है, कन्वर्जन ऑफ द कैसिन टू पैराकैसिन में चेंज कर देता है। कैसिन को किस में, जो प्रोटीन जो मिल्क का प्रोटीन होता है ना कैसिन को, उसमें पैराकैसिन में चेंज कर देता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका स्टमक है, बाहर से म्यूकस है, गैस्ट्रिक ग्लैंड लगी हुई है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, नीचे की तरफ ड्यूडनम है। ड्यूडनम क्या करता है, वो पॉइंट होता है जो स्टमक को किससे कनेक्ट कर देता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर देता है। अच्छा, म्यूकस बता दिया, प्रोटेक्ट करता है स्टमक लाइनिंग को। पेप्सिनोजन बता दिया, पेप्सिन ब्रेक करता है आपका प्रोटीन को और बनाता है क्या, आपका एमिनो एसिड्स को। गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, ये ब्रेक करता है फैट्स को। अच्छा, HCl बता दिया, ये किल्स करता है बैक्टीरियाज को, स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिन को, हार्मोन होता है। और इंटेस्टिक्स फैक्टर होते हैं नेसेसरी टू एब्जॉर्ब द विटामिन B12, ठीक है ना, जैसे आपका बोलते हैं साइनोकोबालामाइन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो आगे चलते हैं। द स्लिप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय, तो कौन सा हार्मोन होता है, मेलाटोनिन। कि आपको इतने बजे नींद आएगी, जैसा आपने देखा होगा कि आपका एक पैटर्न होता है, रात को आप 11 बजे सोते हो तो 11 बजे नींद आने लग जाएगी, 12 बजे सोते हो 12 बजे, ठीक है ना। तो इस तरीके से सुबह बिल्कुल यानी बिना अलार्म के आपकी नींद 5 बजे उठ जाएगी, तो ये मेलाटोनिन करता है फंक्शन, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है, मेलाटोनिन हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द 24 आवर्स रिदम ऑफ द स्लिप वेक साइकिल. It is also involved in the pigmentation of the skin, menstrual cycle and the metabolism. It also control the cardiac rhythm of our body. It increase the secretion, promote the healthy sleeping. This hormone delays puberty and affect the menstrual cycle. अच्छा, बाकी की भी बात कर ले तो प्रोलैक्टिन जो होता है, प्रोलैक्टिन होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका क्या होता है, एक्टिव होता है. और इससे क्या होता है, प्रोलैक्टिन जो होता है उन महिलाओं में होता है जो क्या बच्चे को जनती है, तो मेमोरी ग्लैंड्स क्या होने लग जाती हैं, डेवलप होने लग जाती है और दूध का निर्माण होने लग जाता है. ऑक्सीटॉक्सिन भी होता है एक, जिससे क्या होता है दूध का निर्माण बढ़ता है, दूध बनने लग जाता है फीमेल्स में, तो ये याद रखना आप लोग. प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट के लिए आपका हार्मोन है. और कॉर्टिसोल रिस्पॉन्स के लिए भी आपका आता है, ये स्ट्रेस से बचाता है और स्टिमुलेट करता है किसके फॉर्मेशन को, आरबीसी के. कॉर्टिसोल जो होता है ना इसे स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, याद रखना. इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, ये याद कर लें. बिकॉज ऑफ द कनेक्शन ऑफ द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, कॉर्टिसोल इज वन ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन एंड इज मेड ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड. किसके द्वारा बनाया जाता है, एड्रेनल ग्लैंड. एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे लगी होती है, जो किडनी होती है ना, किडनी, तो किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड लगी होती है जो किसका श्रावण करती है, एड्रेनलिन का श्रावण करती है, जो आपका जैसे 3F हार्मोन बोलते हैं, फेयर फ्लाइट एंड फाइट, ठीक है ना. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडन कनेक्ट. तो टेंडन कनेक्ट करता है, मैंने ऐसे याद कर रखा है, M फिर T और फिर B. तो मसल को बोन से कनेक्ट करता है, एक मैंने कर रखा है याद आपका, मसल टू मसल, BLB, ठीक है ना. तो L आपका क्या हो जाता है, लिगामेंट हो जाता है और वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है. अभी देख लेते हैं. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखो, टेंडन कनेक्ट द मसल टू बोन, टेंडन इज बीइंग कैपेबल टू विथस्टैंडिंग द टेंशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिन्यू. इट इज बैंड ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. टेंडन इज मेड ऑफ द कोलेजन. किसका बना होता है, कोलेजन को बना होता है, जस्ट लाइक द लिगामेंट्स. A dense regular connective tissue is being found in the tendons. The cellular component of the tendon is specialized. The fibroblast fascia encloses the whole tendon. Paratenon fills the space between the fascia and the tendons. ये आप याद रखना, ये paratenon के बीच में होता है आपका fascia और किसके, tendon के. Paratenon is the fatty areolar tissue होता है. The tendon and the periosteums are connected by the tendon or the ligaments. तो यहाँ पे देख लीजिए, मसल को बोन से कनेक्ट करने के लिए बीच में कौन आता है, टेंडन.
और बोन को बोन से कनेक्ट करने के लिए क्या आता है, लिगामेंट, ये याद कर लेना, ठीक है ना। तो टेंडन देख लिए मसल टू बोन कनेक्ट करता है, लिगामेंट क्या होता है, बोन टू बोन। तो ये आपके क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। हमारे शरीर में अगर बात करें, हमारे शरीर में कई सारी आपकी क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। जैसा आपका एडिपोज टिश्यूज होती है, फैट ड्रॉपलेट्स के लिए हमारी किसमें होती है, जो फैट होता है ना बॉडी की जो चर्बी होती है, तो वही होती है आपकी एडिपोज टिश्यूज। कई बार पूछा जाता है जो ऊंट का क्या होता है आपका कुबड़ होता है, वो किसका बना होता है, वो एडिपोज टिश्यूज का ही बना होता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। दूसरा आता है कार्टिलेज, ये भी आपके कनेक्टिव टिश्यूज होती है, ये एट द एंड ऑफ द बोन्स होती है, बोन्स यहाँ बीच में आपका कार्टिलेज लगी होती है, ये कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स को बनाती है। फिर आती है बोन्स, तो बोन्स सेंट्रल कैनल मैट्रिक्स और बोन्स फॉर्मिंग सेल्स यहाँ पे मौजूद होती है, आप देख रहे होंगे, ये भी आपके कनेक्टिव टिश्यू है। फिर आता है ब्लड, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा होता है। और फिर आती है आपकी लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें अंडर द स्किन आती है, याद रखना स्किन के अंदर होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें सेल्स होता है, कोलेजन फाइबर जिसकी मैं बात कर रहा था, इलास्टिक फाइबर्स यहाँ पे होता है। फिर आता है आपका ये बीच में आता है, ये जो आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आता है, ये फॉर्मिंग है टेंडन, टेंडन को बनाता है, इसमें सेल न्यूक्लियस होता है, कोलेजन फाइबर दोनों में मौजूद होता है, इसमें भी और इसमें भी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्लांट हार्मोन्स, ठीक है ना, प्लांट्स हार्मोन ये सारे हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन और कौन सा एब्सिसिक एसिड्स है। तो हार्मोन आर रेगुलेटेड सब्सटेंसेस प्रोड्यूस इन द ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट प्लांट्स हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। ऑक्सिन हार्मोन सिंथेसाइज एट द शूट टिप, ठीक है ना, सिंथेसाइज करता है, हैव द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, सेल्स को बड़ा करने के लिए। जिबरलिन जो होता है वो प्लांट्स को क्या करता है, स्टेम को बढ़ाने के लिए होता है। साइटोकाइनिन भी आपका प्रोमोटर सेल्स होता है। अगर बात करें तो ऑक्सिन, जिबरलिन और आपके साइटोकाइनिन की, तो ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड जो होता है ये आपका क्या होता है, बोलते हैं इसका ग्रोथ इनहिबिटर होता है, मतलब रोकता है, ठीक है ना। तो मैं आगे बता देता हूँ। अब बाकी जो आपका इथाइलिन हार्मोन होता है ना, वो दोनों तरीके से बिहेव करता है। तो प्लांट हार्मोन जो आपके होते हैं, तो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं, एक होते हैं इनहिबिटर्स, तो उसमें ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन आ जाता है। और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में एब्सिसिक और एथाइलिन आता है, पर एथाइलिन को आप इधर भी रखेंगे, वो दोनों तरीके से बिहेव करता है। इथाइलिन कब काम करता है, दिस हार्मोन इज द क्रिटिकल रेगुलेटर ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। इट इज बेस्ट नोन फॉर इट्स इफेक्ट ऑन द फ्रूट रिपनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऑर्गन एब्सेशन के लिए यूज किया जाता है। तो याद रखना ग्रोथ हार्मोन्स कौन से हैं और आपके इनहिबिटर्स कौन से आपके। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द अमंग द टाइप ऑफ द बायो फर्टिलाइजर डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन, कौन सा इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, तो ये होता है आपका ट्राइकोडर्मा विरिडी, बाकी सारे करते हैं। तो ट्राइकोडर्मा विरिडी जो होता है जब फंगस होती है एक तरीके की, ये बायो फंजिसाइड्स होती है। इट इज यूज टू सीड एंड द सॉइल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है फॉर द सप्रेशन ऑफ द वेरियस डिसीजेस कॉज्ड बाय द फंगल पैथोजेंस। इट इज फाउंड इन द नेचुरली इन द सॉइल, नेचुरली पाई जाती है आपकी किसमें, मिट्टी में। It is effective as the seed dressing in the control of the seeds and the soil bonds. Diseases including the rhizotonia, ठीक ना, सोलानी, मैक्रोफोमिना, फेजियोलिना एंड द फ्यूसेरियम स्पीसीज। अच्छा आगे चले, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो फ्री लिविंग में आता है वो एरोबिक होते हैं आपके। जैसे एरोबिक में, जो एरोबिक मतलब होता है जब O2 प्रेजेंट, जब आपकी क्या होती है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो उस समय कौन सा एजोटोबैक्टर काम करता है, एनाबिना काम करता है, और आपका कौन सा जेरिंका, ठीक है ना, ये याद रखना। एनरोबिक कंडीशन जो होती है आपकी, वो होती है आपकी जब O2 अब्सेंट होता है, याद रखना ना। इसमें O2 प्रेजेंट होती है, इसमें आपकी O2 अब्सेंट होती है, अब्सेंट इसमें प्रेजेंट होती है। तो इसमें आपको कौन सा आता है, क्लोस्ट्रिडियम आ जाता है, और फ्लूटेटिव एनरोबिक में आ जाता है आपको कौन सा, क्लेबिसेलिया। अच्छा सिम्बियोटिक में देखें, सिम्बियोटिक एसोसिएशन में राइजोबियम आ जाता है, फ्रैंकिया आ जाता है, एनाबिना, एजोलिया आ जाता है। एसोसिएटिव सिम्बियोटिक में आ जाता है आपका एजोस्प्रिलियम आ जाता है, और एंडोफिटिक में आ जाता है आपका ग्लूको एसिटोबैक्टीरियल ब्रुकोल्डेरा, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए आपका, अब नाइट्रोजन से साइकिल चलती है, तो नाइट्रोजन साइकिल जो चलती है वो नाइट्रोजन को किसमें, नाइट्राइट या नाइट्रेट में चेंज करती है, और फिर डीनाइट्रिफिकेशन करके फिर से वो प्रोसेस आपकी फिर क्या होती है, N2 में आ जाती है, नाइट्रोजन साइकिल है। तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आता है, ये आपका अमोनियम है, ये आपका अमोनिया है। फिर नाइट्रोजन जब आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है वो किसमें चेंज करता है, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। फिर जब नाइट्रिफिकेशन होता है तो नाइट्रिक एसिड में चेंज होता है। फिर एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू आपका डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया काम करता है। यहाँ पे देख लीजिए, ज़्यादा याद नहीं करना, देखो एक होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ये आपका नाइट्रोजन को किसमें चेंज करते हैं, आपके नाइट्रेट और नाइट्राइट में चेंज करते हैं, ये याद कर लो बस। और डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया क्या करता है, ये क्या करता है, आपके नाइट्रेट और नाइट्राइट्स को फिर से क्या करते हैं, नाइट्रोजन में चेंज कर देता है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल आपकी चलती है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द स्टेटमेंट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन विच इज नॉट द करेक्ट। तो मिड ब्रेन हैज द 2 ऑप्टिक लॉब्स, ये गलत है। कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट द 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर,
हाइपोथैलेमस हैज द हंगर सेंटर, मेडुला ऑब्लोंगटा कंट्रोल द इन्वॉल्ट्री एक्शन। हंगर सेंटर मतलब जब हमें भूख लगती है तो हाइपोथैलेमस ही हमें बताता है कि हमें भूख लग रही है। मेडुला ऑब्लोंगटा होता है तो वो इन्वॉल्ट्री एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल। इन्वॉल्ट्री मतलब जैसे खांसी होना, ठीक है ना, जुकाम, छींक आना, इस तरीके से। तो याद रखना, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो इसको पढ़ने से अच्छा मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखो, इन चीज़ों को पढ़ने से अच्छा, ये आप पढ़ लेना वैसे तो। मैं यहाँ पे देखो, हमारा जो ब्रेन होता है उसका जो ये पूरा पार्ट देख रहे हो, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, पूरा ये पूरा बाहर का, ये सेरिब्रम होता है। इसे बोलते हैं आपका फोर ब्रेन, और इसे मेन ब्रेन भी बोलते हैं आपका। नीचे का जो ये पार्ट दिख रहा होगा आपको, नीचे से लगा हुआ, इसे सेरिब्रम बोलते हैं, इसे हिंड ब्रेन बोलते हैं। और एक आती जो नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है, उसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो ये तीन पार्ट आपने पहले याद करने, सेरिब्रम, फोर हेड या फोर ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद जो नीचे वाला जिसने बोलते हैं छोटा दिमाग, तो ये होता है सेरिब्रम, और तीसरा होता है ब्रेन स्टेम। अच्छा, बात करते देखो, तो यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर मैंने बता दिया सेरिब्रम बता दिया, फिर सेरिब्लम बता दिया पीछे की तरफ, ये ब्रेन स्टेम हो गई। और ये बीच में जो आता है, ये आता है आपका कौन सा, डाइंसेफ्लॉन, इसे बोलते हैं, जो बीच में आपको ग्रीन दिख रहा है, बोल सकते हैं वायलेट कलर का दिख रहा है। अब जो हमारा सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम, उसको कुछ पार्ट्स में तोड़ते हैं। जो आगे की तरफ होता है, आगे की तरफ, उसे बोलते हैं फ्रंटल लोब। जो ये बीच में आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं पैरिटियल लोब। और ये जो पीछे की तरफ दिख रहा है, ऑक्सीपिटल लोब। और ये जो नीचे की तरफ दिख रहा है, टेम्पोरल लोब। ये आपका जो सेरिब्रम से कनेक्टेड होता है, कौन सा, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब। ये याद रखना। अभी आगे बताऊंगा कि फ्रंटल, पैरिटियल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब का काम क्या होता है। हमारा जो ब्रेन होता है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर में टूटा होता है। तो ऊपर वाले पार्ट को सल्कस बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को आपका गायरस बोलते हैं। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था ये। देखो, विच इज नॉट करेक्ट। मिड ब्रेन हैज द टू ऑप्टिक लोब्स। अब देखो यहां पर, देखो, अब देखो यहाँ पे, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, सेरिब्रम मैंने बता दिया। अब जो आपका नीचे वाला है कौन सा, द सेरिब्लम, वो भी दो पार्ट में बनता है, राइट हेमिस्फीयर में और लेफ्ट हेमिस्फीयर में। और ये जो पार्ट होता है जो इन्हें अलग करता है, उसे बोलते हैं वर्मिस। और अगर यहाँ पे देखें बिल्कुल अंदर की तरफ जाए, किसमें, सेरिब्रम में, तो अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं आर्बर विएटे। और नीचे की तरफ आप मैंने बता दी थी, वो ब्रेन स्टेम होती है आपकी। तो दो पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, वर्मिस और आर्बर विएटे, किसमें, सेरिब्लम में। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, फोर ब्रेन बता दिया, सेरिब्लम बता दिया, मिड ब्रेन। अब देखो मिड ब्रेन देख रहे हो आप, मिड ब्रेन, तो इसका कोई लेना देना नहीं होता आपका किससे, आपका टू लोब से। तो मिड ब्रेन जो होता है ये थोड़ा दिमाग में, फिर पोन्स आता है, ठीक है ना, जो आपका क्या है, ब्रेन स्टेम है ना। तो ये ब्रेन स्टेम देख लीजिए, नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड हो जाती है आपकी, ये याद कर लेना। ये वाला पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगटा, जिसकी वो बात कर रहा था, जो इनवॉलंटरी एक्शन के लिए आता है। बीच में आते हैं आपके पोन्स वगैरह, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। फिर थैलेमस की बात करते हैं, जो अंदर की तरफ हमने इंसेफेलस पढ़ा था, वो अंदर की तरफ, तो उसमें दो चीज़ होती है, एक थैलेमस लगा होता है, और जो बाहर की तरफ होता है उसे बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ये आगे की तरफ आपको जो देखो बीच में जो दिख रहा है, ये मिड ब्रेन है आपका। और ये अंदर की तरफ जो अब किसमें दिख रहा है आपको, ऑरेंज कलर में दिख रहा है, इसे बोलते हैं डाइंसेफ्लॉन। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, तो फिर आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नीचे की तरफ लगा होता है, किसके, थैलेमस के। इसी से कनेक्टेड होता है आपकी कौन सी, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपके कई सारे जो हार्मोन होती है उन्हें एक्टिवेट कर देती है। अब ये काम है, देखो, अगर मैं फ्रंटल लोब की बात करूंगा, तो फ्रंटल लोब क्या दिखाता है भाई, पर्सनैलिटी को शो करता है, सोशल स्किल को शो करता है, जजमेंट को शो करता है, इमोशनल रेगुलेशन को शो करता है, मूवमेंट, स्पीच, रीजनिंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शन को करता है। उसके बाद जो नीचे वाला उसे टेम्पोरल लोब बोलते हैं। मेमोरी हो गया, कंबाइंड सेंसेस विद द मेमोरी, ऑब्जेक्ट रिकग्नाइजेशन हो गया, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज हो गई, आर्ट, म्यूजिक, स्पीच, शेयरिंग, यहीं से होता है। फिर अगर बात करूं पैरिटियल लोब की, अगर पैरिटियल लोब की बात करूं, जो बीच वाला होता है उसको भी इसने तोड़ा हुआ है, मोटर स्ट्रिप में तोड़ा हुआ है, सेंसरी स्ट्रिप में तोड़ा हुआ है, और पिछ वाले को दिखा रहा है पैरिटियल लोब से। डेथ, परसेप्शन हो गया, स्पेटियल अटेंशन हो गया, स्पेटियल ओरिएंटेशन हो गया, राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, रिसीव हो गया, सेंसर हो गया, आपके कैलकुलेशन इनपुट्स हो गया, लैंग्वेज प्रोसेस हो गई, यहीं पे होती है। फिर पीछे वाला जो होता है ऑक्सीपिटल लोब होता है, उसमें साइट होती है, प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन होती है। नीचे को जो आपको कौन सा था, हिंड ब्रेन होता है, जो आपका बोल सकते हैं तो सेरिब्लम, तो उसमें क्या होता है, बैलेंस करने के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए होता है। अच्छा, याद रखना, अल्कोहल किसको इफेक्ट करता है, तो सेरिब्लम को इफेक्ट करता है, तभी तो बैलेंस होता है आदमी दारू पी के। तो बैलेंस हो गया, लर्निंग हो गया, इमोशन रेगुलेशन हो गया, कोऑर्डिनेट मूवमेंट हो गई, अटेंशन हो गया। और जो ब्रेन स्टेम होती है वो ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी, मोटर एंड द सेंसरी पाथवे क्रॉस द साइड्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, अलर्टनेस एंड द स्लीप पैटर्न, यहीं पे दिखाया जाता है। और बाकी थैलेमस की बात करें तो थैलेमस क्या होता है आपका, जो मैंने बताया था, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो आपका होता है, तो स्पेटियल अटेंशन होता है, डेप्थ परसेप्शन होता है, रिलाइज सेंटर फॉर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू ब्रेन। ये कनेक्ट करता है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करते हुए चलता है ब्रेन से। कॉन्शियसनेस हो गया, अलर्टनेस हो गया, स्लिप हो गया। बेस गैंजेला आ गया आपका, मेमोरी, इमोशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स, मूवमेंट, ये देखने को मिलता है। तो लिख लेना इससे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिड्यूसेस द रेडनेस ऑफ द स्किन। तो ये होता है आपका कौन सा प्लांट, तो इसको बोलते हैं सेलेंडुला।
ठीक है ना। तो मैं पढ़ लेता हूँ, सोलेंडुला जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसे डेसी फैमिली का प्लांट भी बोलते हैं, एस्टरसीज, ठीक है ना। तो सेलेंडुला ऑफिसिनल्स इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द सेलेंडुला. Some other names of the calendula which we are known as the riddles, common marigold, spot marigold, Scotch marigold. It is short-lived, aromatic herbaceous, perennial flower plant that grows at the 80 centimeter का होता है height में, sparsely branched, legs of the erect stems, the leaves of the of lanceolate, 5 to 17 centimeter to 7 centimeter long होता है, hairy on the both the sides with the margins entire in the occasionally waved and the weakly tooth. It has a characteristic yellow orange flower heads. Active ingredients of this flower are the कौन से होते हैं भाई? तो एक होता है आपका टीटर, पीने, अल्कोहल्स, अल्फा बीटा एमरिन्स, फिर आता है आपका फेरेडियोल्स, फिर आता है फ्लेवोनॉइड्स, फिर आता है कौन सा क्यूरोसेटिन, फिर आता है आपका आइसोहेमेटिन, फिर आता है टीटरपिन, सेफोनिस और ऑलियोनिलिक एसिड, ग्लाइसोसाइड्स. ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, बस इतना याद रखना कौन सा ठीक है. पॉट ये बता दिया मैंने आपको. तो ये होता है. अच्छा, कहाँ पे काम करता है? तो सेलेंडुला फ्लावर जो होता है, ये जरूर लिख लेना आप, ये वाला जो लास्ट वाला ये जरूर लिखना. यूज फॉर द कंप्रेसेस द ब्रूसेस, रैसेस, बॉयल्स, पोली हीलिंग वॉन्ट्स एंड द डर्मेटाइटिस के लिए इस्तेमाल होता है. अगर स्किन किसी भी तरीके से इन्फ्लेमेट हो जाती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है. दिस कैन बी यूज एज वेल द फूड में इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, डाई में इस्तेमाल किया जाता है फैब्रिक की तरह. और ये जो आपका फ्लावर होता है ना, ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है रेडनेस से, तो ये भी थोड़ा दिमाग में रख लेना आप. अच्छा, सैफरॉन की जगह भी इस्तेमाल किया जाता है खुशबू देने के लिए और रंग देने के लिए, और डिशेज में गार्निश की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कलर टू सलाद. अच्छा, सलाद को कलर देने के लिए भी इस्तेमाल होता है, कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है. तो ये आप याद कर लेना. ये आपका कौन सा? सेलेंडुला फ्लावर प्लांट. तो सब जगह यूज होता है, बहुत ही अच्छा प्लांट है मतलब. तो ये था आपका आज का वीडियो. होप कि आपको पसंद आया होगा. लगभग 1 घंटे ये वीडियो चले गया, पर समझाने के लिए काफ़ी था, ठीक है ना. तो इस वीडियो को जो PDF है मैं वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा. यूट्यूब पे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और फेसबुक पे जो मैं लिंक शेयर करूंगा वहाँ पे भी आप हमारे फेसबुक चैनल को क्या कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, ताकि जो लिंक मैं भेजूँ वो आपको वहाँ पे दिख जाए, ठीक है ना. और यूट्यूब में जो आपका कौन सा है, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो आपका बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितनी भी अपडेट होगी मेरी तरफ से तो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए. हम इंस्टाग्राम पर भी वहाँ पे आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ. केमिस्ट्री और फिजिक्स का वीडियो लेके आऊँगा मैं, और कोशिश करूँगा अगर ये देखी गई आपके द्वारा तो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.